हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आपका प्रीमिक्स के एक नए एपिसोड में। प्रीलिम्स 2019 को 131 डेज बचे हैं, तो हमारा T-131 एपिसोड है ये। तो आज क्योंकि मंडे है तो आज हम क्वेश्चंस देखेंगे हिस्ट्री और करंट अफेयर्स के ऊपर। तो आज के क्वेश्चंस के टॉपिक्स हैं हम्पबैक डॉल्फिन, ऑपरेशन कबड्डी, नीलपटु बर्ड सैंक्चुरी, बोधिसत्व पद्मपानी, RIN म्यूटिनी और बटलर कमीशन के ऊपर 6 सवाल हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चंस देखते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। Which of the following statements is are correct about humpback dolphin? राइट, तो स्टेटमेंट्स देखते हैं क्या है। द इंडियन ओशन हम्पबैक डॉल्फिन माना जाता है कि इट अकर्स विद इन इंडियन ओशन फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया। दूसरी स्टेटमेंट है दे यूजुअली लिव इन डीप वाटर्स। तीसरी स्टेटमेंट है दे आर एक्सपोज्ड टू सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इंटेंसिवली यूटिलाइज्ड, फिश्ड, शिप्ड एंड पोल्यूटेड वाटर्स। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट है IUCN currently categorizes the Indian Ocean humpback dolphin as endangered। तो ऑप्शंस देखते हैं 1, 2 and 3 only, 2, 3 and 4 only, 1, 3 and 4 only और 2, 3 and 4 only, डी ऑप्शन। तो आप यहां पे पॉज करके स्टेटमेंट्स को दोबारा पढ़ सकते हैं। राइट, देन नाउ विल डिस्कस द आंसर। आंसर है इस क्वेश्चन का 1, 3 and 4। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, थर्ड स्टेटमेंट भी ट्रू है, फोर्थ स्टेटमेंट भी ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों? दे डोंट लिव इन डीप वाटर्स, दे लिव इन शैलो वाटर्स। शैलो वाटर्स में पाई जाती है जो हम्पबैक डॉल्फिन है, साउथ अफ्रीका से इंडिया तक पाई जाती है इंडियन ओशन में, ये करेक्ट है। वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट इंटेंसली फिश्ड और पोल्यूटेड वाटर्स में पाई जाती है, ये भी करेक्ट है। और IUCN के हिसाब से हम्पबैक डॉल्फिन एंडेंजर्ड है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। साउथ अफ्रीका टू इंडिया जैसे कि हमने बात करी, दे यूजुअली लिव इन शैलो कोस्टल वाटर्स। राइट, ये इसकी हैबिटेट प्रेफरेंस है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि मई 2018 में कैरकस ऑफ अ हम्पबैक डॉल्फिन, कैरकस जो एनिमल की डेड बॉडी होती है उसको कैरकस कहते हैं, वो पाई गई थी वर्सोवा बीच, बॉम्बे में। राइट, और अगस्त 2017 में भी हमने एक डीकंपोज्ड कैरकस पाया था हम्पबैक डॉल्फिन का बैंड्रा में, कार्टर रोड प्रोमेनाड में आ गया था बैंड्रा में। राइट, तो मुंबई में पिछले 1.5-2 साल में मल्टीपल साइटिंग्स हुई हैं हम्पबैक डॉल्फिन की, जबकि मुंबई इज नॉट नेसेसरली वन ऑफ द प्लेसेस जहां पे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हम्पबैक डॉल्फिन पाई जाए, डिस्पाइट कि ये शैलो कोस्टल वाटर्स में पाई जाती है। राइट, अब उसका रीजन आगे देखते क्या है। IUCN के हिसाब से इंडेंजर्ड कैटेगरी में है हम्पबैक डॉल्फिन, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो इंडिया का है उसके अकॉर्डिंग जो डॉल्फिन्स हैं वो शेड्यूल 1 में कैटेगराइज्ड हैं। अब यहां पे पॉइंट टू नोट क्या है कि डॉल्फिन साइटिंग्स जो है मुंबई में वो एबनॉर्मल नहीं है, क्योंकि उनको हम कोस्टल और क्लीन वाटर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर मुंबई कोस्ट के आसपास की एक यूनिक फीचर है कि वहां पे पानी में सिल्ट होता है, एंड जो डॉल्फिन्स हैं दे आर नॉट वेरी प्रोमिनेंटली फाउंड इन एरियाज विद सिल्ट। पर विंटर्स में जो नॉर्दर्ली विंड है वो लैंड टू सी ब्लो करती है, जिसकी वजह से जो सिल्ट है मुंबई के आसपास के पानी में वो शोर से दूर चले जाता है। एंड ये एक रीजन हो सकता है कि शोर पे जो हम्पबैक डॉल्फिन है वो पाई जाती है। राइट, आई होप आपको क्लियर है कि वैसे हम्पबैक डॉल्फिन का जो हैबिटेट प्रेफरेंस है वो शैलो कोस्टल वाटर है, पर मुंबई के आसपास के कोस्ट में ये नहीं पाई जाती, क्योंकि मुंबई के आसपास पानी में सिल्ट पाया जाता है।
बट क्योंकि विंटर्स में जो नॉर्दर्ली विंड है वो लैंड टू सी ब्लो करती है, वो सिल्ट को अपने साथ ले जाती है। ये एक रीजन हो सकता है कि मुंबई शोर के आसपास हम्पबैक डॉल्फिन पाई जाती है, राइट। देन इसके अलावा और एक दो चीज आप जान सकते हैं कि जो कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज है, CMS जिसे हम कहते हैं, उसके अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2 दोनों में ही हम्पबैक डॉल्फिन लिस्टेड है, ठीक है, राइट। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन ऑपरेशन कबड्डी के ऊपर है। ऑपरेशन कबड्डी न्यूज में था रिसेंटली। इनफैक्ट प्रीवियस क्वेश्चन भी जो हमने हम्पबैक डॉल्फिन का देखा वो भी न्यूज में था, क्योंकि अगेन हम्पबैक डॉल्फिन मुंबई कोस्ट के आसपास साइट करी गई है, पाई गई है, इसलिए वो न्यूज में था। आज के इंडियन एक्सप्रेस में एक पूरा इसके ऊपर आर्टिकल आया है, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन बिगिन करने से पहले आपको एक छोटा सा मैं यहां पे टिप देना चाहूंगा कि आप कोई भी अखबार पढ़ते हैं, चाहे हिंदू है, चाहे एक्सप्रेस है, चाहे दोनों है, अगर उसमें से कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, उसमें से जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको सर्कल कर लीजिए, राइट। जैसे पिछले आर्टिकल में कीवर्ड्स था हम्पबैक डॉल्फिन, अब हम्पबैक डॉल्फिन है, इसके बारे में पढ़िए कि हैबिटेट क्या है, हम्पबैक डॉल्फिन किस टाइप का एक एनिमल है, उसके ऊपर 2 लाइनें पढ़िए। उससे जुड़ी हुई जो भी ट्रीटी है, जैसे मैंने आपको CMS बताया, इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट बताया, उसके बारे में पढ़िए। किस टाइप के हैबिटेट में पाया जाता है ये पढ़िए। क्या मुंबई में एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इसे, ये चीज़ें पढ़िए। हम अपने तरफ से क्वेश्चंस में कवर करने की पूरी कोशिश करते हैं, बट एज एन एस्पिरेंट, एज अ स्टूडेंट जो प्रिपेयर कर रहा है, आपका भी फर्ज बनता है कि उसके ऊपर जितनी भी जानकारी हासिल की जा सके आपने करनी है बाय डूइंग सम इंटरनेट रिसर्च योरसेल्फ, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन कबड्डी न्यूज में था, किस चीज से जुड़ा हुआ है ये? ऑप्शंस देखते हैं। प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया, सेकंड ऑप्शन है टू कैप्चर टैक्टिकल पॉइंट्स इन LOC टू ऑल्टर द ज्योग्राफी ऑफ द रीजन। तीसरा ऑप्शन है टू कैप्चर सियाचिन बिफोर द पाकिस्तानी ट्रूप्स। चौथी ऑप्शन है टू चेक द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ टेररिस्ट्स थ्रू कोस्टल रीजन। तो आप पॉज करके अपना आंसर सोच सकते हैं। अब इसका हम आंसर डिस्कस करेंगे। आंसर है बी, टू कैप्चर टैक्टिकल पॉइंट्स इन LOC टू ऑल्टर द ज्योग्राफी ऑफ द रीजन। तो ये न्यूज में क्यों रहा है देखते हैं, इसके बारे में कुछ और जानकारी हासिल करते हैं। तो एक बुक आई है रिसेंटली, लाइन ऑन फायर, सीज फायर वायोलेशंस एंड इंडिया पाकिस्तान एस्केलेशन डायनामिक्स, राइट। तो ये बुक आई है। इस बुक में 2 ऐसे लोगों को कोट किया गया है जो उस टाइम पे इस ऑपरेशन को प्लान करने की जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में मौजूद थे, और उन्होंने कहा है कि सितंबर 2001 में इंडिया ये ऑपरेशन कबड्डी कैरी आउट करना चाहता था, जिसमें प्लान ये था कि हम कुछ ऐसे टैक्टिकल पॉइंट्स, ऐसे 25 टैक्टिकल पॉइंट्स पाकिस्तानी पोस्ट कैप्चर कर लेंगे, जिनके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के अलोंग टैक्टिकल एडवांटेज इंडिया के पास होती, जिसकी वजह से इंडिया जो क्रॉस LOC इन्फिल्ट्रेशन है उसको चेक कर पाता, राइट। हमने 25 ऐसी पाकिस्तानी पोस्ट कैप्चर करनी थी जिसके बाद हम क्रॉस LOC इन्फिल्ट्रेशन चेक कर पाते। ये जो इंडिया का ऑपरेशन था, दिस वाज इन रिस्पॉन्स टू कारगिल वॉर 1999। तो इंडिया ने कहा कि हम ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि दोबारा कारगिल जैसी सिचुएशन रिपीट ही नहीं हो पाए, क्योंकि कारगिल एक तरीके से यही था कि लैंड ग्रैब अटेम्प्ट किया था पाकिस्तान ने, और वो एक अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर ऑफ लैंड था, क्योंकि विंटर के टाइम पे जो पोस्ट थी वो वेकेट कर दी गई थी, और वो जो पोस्ट वो खाली पड़ी थी उसका मौके का फायदा उठाने की एक कोशिश थी, और वो एस्केलेट कर गई थी। दैट वाज द कारगिल वॉर। तो इंडिया ने कहा हम एक ऐसा ऑपरेशन करेंगे कि ऐसी फ्यूचर में सिचुएशन ही खत्म कर देंगे, पर इंडिया ये कर नहीं पाया था, क्योंकि आप सब जानते हैं सितंबर 2001 में 11 सितंबर को ट्रेड टार अटैक्स हो गए थे US में, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल क्लाइमेट था काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो गया था, जिसकी वजह से इंडिया दोबारा ऐसी
इंडिया अपनी तरफ अटेंशन अट्रैक्ट नहीं करना चाहता था, तो इस ऑपरेशन को सस्पेंड कर दिया गया था, राइट। तो ये एक हमने ऑपरेशन सोचा था करने का, पर हो नहीं पाया था, और ये न्यूज़ में है क्योंकि ये एक रीसेंट बुक लॉन्च हुई है जिस बुक में इसके बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपके सामने दो स्टेटमेंट है। पहली है नेलपट्टू बर्ड सैंक्चुरी, जो कि इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट हैबिटेट है फॉर सम हंड्रेड्स ऑफ पेलिकन्स एंड अदर बर्ड्स, इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। सेकेंड स्टेटमेंट है पुलिकट लेक इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम इन इंडिया। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है या नहीं है। आप पॉज करके अपने आंसर सोच सकते हैं। अब हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे। इसका आंसर है नाइदर वन नॉर टू। क्यों? देखते हैं क्यों। क्योंकि जो नेलपट्टू बर्ड सेंचुरी है, इट इज लोकेटेड अबाउट 20 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ पुलिकट लेक ऑन आंध्र प्रदेश तमिलनाडु बॉर्डर, बट आंध्र प्रदेश में ही है, ना कि तमिलनाडु में, राइट। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि जो लेक पुलिकट है वो सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम है कंट्री में, एंड लेक चिलिका जो है उड़ीसा में, वो लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम है, राइट। हर साल अक्टूबर से मार्च में बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स और रूस्टिंग माइग्रेंट्स यहाँ पे आते हैं, पाए जाते हैं। बहुत सारे इंडेंजर्ड स्पीशीज भी हैं जो उनमें मौजूद हैं, जिसमें जो पेलिकन है वो एक बहुत फेमस बर्ड है जो यहाँ पे आता है। इसकी वजह से ये न्यूज़ में है। पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट है कि जो ये अक्टूबर से मार्च का पीरियड है माइग्रेटरी बर्ड्स को होस्ट करने का, ये इस बारी डिलेड है। हर साल ये सितंबर में शुरू हो जाता है, इस बारी डिलेड है, दिसंबर में शुरू हुआ है, क्योंकि 47% डेफिसिट रेनफॉल है इस रीजन में आजकल। और ये माना जाता है कि ये जो 47% डेफिसिट रेनफॉल है, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है। इस वजह से जो ये सितंबर अक्टूबर में जो शुरू होता था माइग्रेटरी बर्ड्स का आना, ये इस बारी दिसंबर में जाके शुरू हुआ है। तो इन केस अगर आप क्लाइमेट चेंज पे भी कभी आंसर लिख रहे हैं मेंस में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा पॉइंट है जो आप कोट कर सकते हैं। और ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके आंसर को बाकियों के आंसर से डिस्टिंग्विश करते हैं, राइट। और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट में 3 दिन का फ्लेमिंगो फेस्टिवल शुरू होने जा रहा है। द हिंदू में इसके ऊपर न्यूज़ आई थी, वहाँ से हमने ये क्वेश्चन फ्रेम किया है ताकि आपको पता चले कि एवरीडे न्यूज़पेपर से कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। और यही हमारा सेम अटेम्प्ट रहता है कि अगर प्रीलिम्स का हम टेस्ट सीरीज जो चलाते हैं उसमें जो भी क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के होते हैं वो ऐसे क्वेश्चंस ही होते हैं, ताकि आपको लगे कि यूपीएससी में जो न्यूज़पेपर से क्वेश्चन आया है वो कहाँ से क्वेश्चन आया है, आपको पता चलना शुरू हो, आपकी उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हिस्ट्री के ऊपर है। ये हमने 2017 के प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस लिए हैं, बोरो किए हैं, ताकि अगेन आपको पता चले कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उनको हमने कैसे अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन है, पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपानी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ऑफ्ट इलस्ट्रेटेड पेंटिंग्स एट, कहाँ पाई जाती है? अजंता, बदामी, बाग या एलोरा, इनमें से कौन सी केव्स में ये पेंटिंग पाई जाती है? तो आपको आंसर बताना है। इसका आंसर है अजंता। अजंता केव्स में बोधिसत्व पद्मपानी पेंटिंग जो पाई जाती है। अब आप पूछेंगे कि ये क्वेश्चन यूपीएससी ने कहाँ से कैसे फ्रेम किया, तो इसके लिए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये बहुत फेयरली सिंपल क्वेश्चन है कि अगर आप एंशिएंट मिडीवल मॉडर्न पढ़ते हैं, हिस्ट्री साथ साथ उनके कल्चर भी पढ़ते हैं, तो बोधिसत्व पद्मपानी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स दैट यू रीड अबाउट। बहुत अहम पेंटिंग है जिसके बारे में आप पढ़ते हैं और अजंता केव में पाई जाती है। इसके बारे में एक दो चीज़ें और जान लेते हैं। तो ये तो पेंटिंग की एक इमेज है जो हमने यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए लगाई है। बोधिसत्व का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति who has been awakened by the Buddhist spirit, enlightenment प्राप्त कर चुके हैं, जो जिसको अपनी जानकारी हो चुकी है, राइट।
महायान डॉक्ट्रिन जो है उसके अकॉर्डिंग अवलोकितेश्वर जो थे, उनका जो बुद्धहुड में बुद्ध बनने का जो प्रोसेस था, वो डिले हो गया था, पोस्टपोन हो गया था, जब तक कि वो अपने आसपास सब लोगों को निर्वाण प्राप्त करने में हेल्प नहीं कर देते थे, राइट। तो जो अवलोकितेश्वर जो हैं, इनके लार्जेस्ट नंबर ऑफ फॉर्म्स पाए जाते हैं एशिया में। चाइना में भी पाए जाते हैं एक डिफरेंट फॉर्म में, जापान में भी पाए जाते हैं एक डिफरेंट फॉर्म में, इंडिया में भी पाए जाते हैं। मतलब सेम व्यक्ति हैं, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग रूप में पाए जाते हैं अक्रॉस एशिया, राइट। तो पेंटिंग के बारे में है, टैन बॉडी है, कर्ली हेयर है, जहाँ जैसे आप ये देख सकते हैं, कर्ली हेयर, टैन कलर्ड बॉडी, राइट। अडॉर्न्ड विद पर्ल्स, ये पर्ल की नेकलेस पहना हुआ है, सर पे एक मैग्निफिसेंट क्राउन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। His eyes are lowered in a meditative state, कि आंखें नीचे झुकी हुई हैं जैसे कि मेडिटेट कर रहे हो, और चेहरे पे एक कामनेस है, एक स्पिरिचुअलिटी है जो कि पूरे रूम जिसमें ये पेंट किए गए हैं उस पूरे रूम का मूड सेट करती है। देखिए एक काम स्पिरिचुअल फेस है। देन अपने राइट हैंड में उन्होंने एक लोटस पकड़ा हुआ है जिसकी वजह से पद्म पानी नाम आया है। पद्म कमल, पनीज हाथ, राइट हाथ में कमल है इसलिए नाम पद्म पानी, राइट। और ये जो कमल है ये रिप्रेजेंट करता है इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, राइट। तो बोधिसत्व पद्म पानी, ये थी पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीडम स्ट्रगल के कॉन्टेक्स्ट में 3 इवेंट दिए गए हैं आपके सामने। रॉयल इंडियन नेवी में म्यूटिनी, क्विट इंडिया मूवमेंट का लॉन्च और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आपको इनको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है कि कौन सा इवेंट पहले हुआ कौन सा बाद में। आपके सामने ऑप्शंस हैं 1 2 3, 2 1 3, 3 2 1 और 3 1 2। आप पॉज करके अपना आंसर सोच सकते हैं। अब हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे। आंसर है 3 2 1। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ 1939 में, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुई 1942 में, और रॉयल इंडियन नेवी में म्यूटिनी हुई 1946 में। तो ये फेयरली सिंपल क्वेश्चन है। इतने दूर दूर इवेंट्स के बारे में आपको डेफिनेटली क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो जो इवेंट्स पूछता है वो आसपास बहुत पास होते हैं ताकि थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो स्टूडेंट के माइंड में। ये फेयरली सिंपल क्वेश्चन था। म्यूटिनी की थी जो रेटिंग्स थे रॉयल इंडियन नेवी में, क्योंकि उन्हें लगता था कि हमें खाना अच्छा नहीं दिया जाता, हमें पे बराबर नहीं मिलती, हमारे खिलाफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो जो जनरल तौर तरीका था उनका रहने का, जो हार्डशिप्स वो फेस करते थे, उनके अगेंस्ट रॉयल इंडियन नेवी की रेटिंग्स ने म्यूटिनी किया था, रिवोल्ट किया था, और ये स्ट्राइक काफ़ी फैल गई थी। कलकत्ता, मद्रास, कराची, वाइजैग में भी इसके सपोर्ट में नारेबाजी हुई थी, स्लोगनियरिंग हुई थी, राइट। और इवेंचुअली सरदार पटेल ने इंटरवीन किया था जिसकी वजह से जो ये म्यूटिनी थी इसको ख़त्म किया जा सका था। ये म्यूटिनी चली 18 to 23 फरवरी 1946। जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी वो लॉन्च की गई थी 8 अगस्त 1942 को। महात्मा गांधी ने एक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को एड्रेस किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम ऐसी एक मूवमेंट लॉन्च करेंगे। बट जैसे ही उन्होंने ये बात करी, अगले दिन गांधी जी, नेहरू और बहुत सारे जो सीनियर लीडर्स थे सबको अरेस्ट कर लिया गया था, और उसके बाद लोगों ने आक्रोश में खुद ही मूवमेंट की लीडरशिप संभाली और मूवमेंट लॉन्च कर दी थी 1942 में। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सॉरी मैं आपको 1939 गलती से बोल दिया, 1931 सितंबर टू दिसंबर 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। सितंबर 1939 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था 1 सितंबर 1939। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी 7 सितंबर 1931 टू दिसंबर 1931। ये था 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द ऑब्जेक्ट ऑफ द बटलर कमेटी ऑफ 1927 वॉज कि सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ज्यूरिसडिक्शन डिफाइन करे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पावर्स डिफाइन करे, नेशनल प्रेस के ऊपर सेंसरशिप इंपोज करे, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन स्टेट्स के बीच में रिलेशनशिप इंप्रूव करे, राइट। तो आपको बताना है कि किस वजह से, किस इशू के ऊपर ये कमेटी बिठाई गई थी। आप पॉज करके अपना आंसर सोच सकते हैं। अब हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे। इसका आंसर है डी, टू इंप्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स। तो कमेटी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो एक इंडियन स्टेट्स कमेटी जो थी उसके तहत एक कमेटी अपॉइंट करी गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर हार्कोट बटलर, जिसको बटलर कमेटी कहा गया था। 1927 में ये कमेटी बिठाई गई थी और कमेटी का मेन जो मकसद था वो ये था कि इंडियन स्टेट्स और जो पैरामाउंट पावर है, जो ब्रिटेन पैरामाउंट पावर है यानी कि द क्राउन, इंडियन स्टेट्स और क्राउन के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा आज और आगे, इसके बारे में और चर्चा करने के लिए कमेटी बिठाई गई थी। और दूसरा इसका मकसद ये था कि आने वाले टाइम में स्टेट्स और ब्रिटिश इंडिया के बीच में सैटिस्फैक्टरी एडजस्टमेंट ऑफ पावर या रिलेशन कैसे किया जा सकता है। तो कमेटी ने इसके ऊपर क्या अपनी रिकमेंडेशन दी वो जानते हैं। तो कमेटी ने कहा कि जो रिलेशनशिप है पैरामाउंट पावर और स्टेट्स के बीच में, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो एक लिविंग ग्रोइंग रिलेशनशिप है जो जैसे जैसे वक्त होगा वैसे वैसे अपने आप को शेप देता रहेगा। सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, पॉलिसी के हिसाब से वो अलग अलग शेप लेगा, राइट। तो वो एक इवॉल्विंग रिलेशनशिप है। उन्होंने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो लिखित में हो गया है, ये एक इवॉल्विंग रिलेशनशिप है। दूसरी चीज उन्होंने कही कि ब्रिटिश पैरामाउंसी जो है वो प्रिंसली स्टेट्स को प्रिजर्व करती है। और तीसरी चीज उन्होंने कही कि स्टेट जो है, कल को मान लीजिए ब्रिटिश अगर चले जाते हैं कभी और उसकी जगह पे कोई एक इंडियन लेजिस्लेचर आता है, इंडियन गवर्नमेंट आती है, तो स्टेट्स की जो पावर है वो उनकी रजामंदी के बिना किसी भी इंडियन लेजिस्लेचर को ट्रांसफर नहीं की जाएगी। स्टेट शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट देयर अग्रीमेंट टू अ रिलेशनशिप विद अ न्यू गवर्नमेंट इन ब्रिटिश इंडिया रिस्पॉन्सिबल टू एन इंडियन लेजिस्लेचर। कि ब्रिटिश इंडिया में कोई अगर सरकार बनती है रिस्पॉन्सिबल टू एन इंडियन लेजिस्लेचर, तो ये स्टेट्स की पावर उस लेजिस्लेचर के पास नहीं जानी चाहिए, बल्कि क्राउन के साथ ही रहनी चाहिए। और अगर इंडियन लेजिस्लेचर के पास स्टेट्स की पावर जाती है तो ये स्टेट्स के अग्रीमेंट के बिना नहीं जानी चाहिए, राइट। तो ये रिकमेंडेशंस थी बटलर कमेटी की जो कि 1927 में उन्होंने पेश करी थी, राइट। तो आज के थे ये 6 क्वेश्चंस, 3 करंट अफेयर्स के ऊपर, 3 हिस्ट्री के ऊपर। आज का था ये मंडे का करंट अफेयर्स, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स के ऊपर। प्रीलिम्स 2019 के लिए ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए और लाते रहेंगे। तो कल मिलते हैं कल के प्रीमिक्स में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।